हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एक न्यू टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी इफ़ और बट के हम लोग अपनी क्लास को तुरंत स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है? इंटीरियर डेकोरेशन यानी आंतरिक सज्जा। हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? आंतरिक सज्जा, जिसे हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने घर निर्माण योजना के बारे में पढ़ा, हमने ज़मीन कैसी लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ा, घर का नक्शा पढ़ा, घर कैसे बनवाना चाहिए, किचन कैसे बनवाना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अब तो घर हम लोगों का बन के तैयार हो गया। हमने क्या पढ़ा? घर निर्माण के बारे में पढ़ा। घर तो बन के तैयार हो गया, बट उसके लिए क्या जरूरी है? अब इंटीरियर डेकोरेशन। बिना इंटीरियर डेकोरेशन यानी बिना आंतरिक सज्जा के, बिना सजावट के वह क्या घर है? घर कैसा है? वह घर बस ईंट बालू पत्थर का ढांचा मात्र होगा, बस वह बन के तैयार हो गया है। तो बन के तैयार हो गया तो वह देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा ना, वो रहने योग्य उसमें नहीं। अगर कोई घर मकान है वो बन के तैयार हो गया है, क्या बन गया है, बट क्या है, फिनिशिंग वगैरह का काम उसमें यानी इंटीरियर डेकोरेशन आंतरिक सज्जा का कार्य नहीं हुआ है, तो क्या होगा? उसमें रहने योग्य नहीं है। वो क्या होगा? एक ईंट पत्थर बालू सीमेंट का ढांचा मात्र ही कहा जाएगा। और इसके लिए जरूरी क्या है? आंतरिक सज्जा करना यानी डेकोरेशन करना जरूरी होता है। तो आंतरिक सज्जा क्या है? हम कह सकते हैं आंतरिक सज्जा को घर को रहने योग्य बनाना या मकान को रहने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? आंतरिक सज्जा कहलाता है। आई बात समझ में? आंतरिक सज्जा क्या है? हमारे घर को रहने योग्य बनाना ही आंतरिक सज्जा कहलाता है। और वास्तुशास्त्र में भी हमारे आंतरिक सज्जा को स्थान दिया गया है, यानी हमारे वास्तुशास्त्र का एक शाखा आंतरिक सज्जा भी है। क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार भी आंतरिक सज्जा क्या है? वास्तुशास्त्र का एक क्या है? वास्तुशास्त्र का क्या है? एक शाखा है। क्या शाखा है? क्या? आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा जो है हमारे वास्तुशास्त्र का एक शाखा है। जैसे कहा जाता है ना कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन इस दिशा में होना चाहिए, या बेड इस दिशा में रखना चाहिए, इस दिशा में मुंह करके सोना चाहिए, पूजा का रूम इस दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सारी चीज़ें बताई जाती है ना। तो हम घर बनवाते हैं तो वास्तुशास्त्र का भी तो ध्यान रखते हैं। तो हमारे वास्तुशास्त्र में किसका? आंतरिक सज्जा का भी जिक्र है। यानी आंतरिक सज्जा जो है हमारे वास्तुशास्त्र का एक शाखा है। तो हमारा घर बनवाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार, उसमें जो डेकोरेशन यानी आंतरिक जो सज्जा होती है वह भी वास्तुशास्त्र का एक शाखा है। तो हमको आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन के समय इन सभी का चीज़ों का वास्तुशास्त्र का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो मान लो कोई घर है वो बन के तैयार हो गया है, तो बन के तैयार हो गया बट वह रहने योग्य नहीं है, प्लास्टर हो गया। अब जब उस पर डेकोरेशन का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब कि हमने क्या बताया कि किसी घर को रहने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? आंतरिक सज्जा। अब जैसे प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे टाइल्स वगैरह लग चुकी है, बट क्या है, पेंटिंग वगैरह नहीं हुई है, तो आप क्या करवाएंगे? पेंट करवाते हैं। तो पेंटिंग करवाते समय आप उसमें भी डेकोरेशन कराते हैं। उसमें क्या, दीवार पे जो पेंटिंग करवाते हैं उसमें भी क्या करते हैं? डिजाइन बनवाते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ना कि दीवार जो है उस पर जो पेंटिंग करवाते हैं उस पर डिजाइन बनवाते हैं। 2 दीवार 3 दीवार दूसरे कलर की, एक दीवार दूसरे कलर की। तो ये क्या है? ये भी हमारे आंतरिक सज्जा का ही एक आंतरिक सज्जा के ही अंतर्गत आता है। आंतरिक सज्जा हमारा क्या होता है? जैसे और फर्नीचर वगैरह जो हुआ, हमारे प्रकाश की व्यवस्था हुई, फर्नीचर की व्यवस्था हुई, हम घर तो बनवा लिए। अब हमारा पर्दा किस कलर में होना चाहिए? हमारे दीवार के अकॉर्डिंग पर्दे का कलर या कैसा होना चाहिए, या दीवार का डिजाइन ऐसा है तो पर्दा सादा होना चाहिए कि डिजाइनदार होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का जिक्र हम आंतरिक सज्जा में करते हैं। तो चलिए, आई बात समझ में? हमारा आंतरिक सज्जा क्या है? घर बनने के बाद जो रहने योग्य बनाना ही आंतरिक सज्जा कहलाता है। आंतरिक सज्जा में हमारा फर्नीचर की व्यवस्था हो गई,
और घर तो खाली है ना, तो उसको सजाने के लिए हम फर्नीचर लगाएंगे, अलमारी वगैरह लगाएंगे, और क्या करते हैं, पर्दे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इंटीरियर डेकोरेशन के अंतर्गत आती है। अब ये जो है हमारी आंतरिक सज्जा जो है, इसका कुछ उपयोग है। आंतरिक सज्जा का महत्व क्या है, इनके बारे में महत्व या उपयोगिता भी कही जा सकती है। तो आंतरिक सज्जा का बहुत महत्व है हमारे घर में। सबसे पहले क्या करता है, यह रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास करता है। किसका, रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकास होता है। किससे, आंतरिक सज्जा से। आंतरिक सज्जा से क्या होता है, हमारा रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकास होता है। अब रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकास का मतलब ये है कि जैसे आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे ये कि मेरा पर्दा दीवार जो है डिजाइनदार है, तो हमारा पर्दा कैसा होना चाहिए, हमारा दीवार इस कलर में है तो पर्दे का कलर कैसा होना चाहिए, या फर्नीचर यहाँ रखा जाए तो अच्छा लगेगा, कहाँ रखा जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर रचनात्मकता क्रिएटिविटी आती है ना, सृजनात्मकता आती है कि हम कैसे उसको एडजस्ट करें। तो इन सारी चीज़ों का, ये सब जब हम करते हैं तो हमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास होता है। और क्या होता है, संस्कृति का प्रदर्शन भी इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा, आंतरिक सज्जा के द्वारा संस्कृति का प्रदर्शन होता है। जैसे संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, ट्रेडिशनल डेकोरेशन हम देख सकते हैं, हमारी सज्जा से ही पता चल जाता है किस तरह की सज्जा है। विदेश में किस तरह के, अमेरिका में कैसे डेकोरेट किया जाता है, देखने से ही पता चल जाएगा। तो हर जगह का जो है संस्कृति के अनुसार सज्जा भी, सजावट डेकोरेशन भी अलग अलग होता है। तो ये क्या करता है, आंतरिक सज्जा जो है संस्कृति का प्रदर्शन भी करता है। और वास्तुशास्त्र का पालन, आंतरिक सज्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, वास्तुशास्त्र का पालन भी करते हैं। शास्त्र का पालन करते हैं। वास्तुशास्त्र का पालन मतलब क्या, हमने बताया कि आंतरिक सज्जा हमारे वास्तुशास्त्र की ही एक शाखा है। तो जब हम आंतरिक सज्जा करते हैं तो हम वास्तुशास्त्र को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा बेड किस दिशा में होना चाहिए, या डाइनिंग टेबल जो रख रहे हैं उसको किस दिशा में होना चाहिए, जिससे हम सही दिशा में मुख करके खाना खा सके। तो वास्तुशास्त्र का पालन भी हमारे आंतरिक सज्जा से होता है। और मकान के ढांचे को रहने योग्य बनाते हैं हम आंतरिक सज्जा के द्वारा। किसके द्वारा, मकान के ढांचे को रहने योग्य बनाते हैं। क्या करते हैं, रहने योग्य बनाते हैं। जैसे हमारा घर बन गया है तो वो क्या होता है, एक ढांचा मात्र है, जब तक उसमें आंतरिक सज्जा नहीं की जाती। जब उसमें हम आंतरिक सज्जा कर देते हैं, सारी चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो रहने योग्य हो जाता है। और क्या करता है यह एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि आंतरिक सज्जा जो होती है ये परिवार का आईना होती है। क्या होती है, परिवार का आईना होती है, आईना। ओके, तो क्या होता है, परिवार का आईना होता है ये। परिवार का आईना हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम जो डेकोरेशन करते हैं उसको देखकर ही पता चल जाता है कि इस परिवार का या जिसने डेकोरेशन किया है उसका व्यक्तित्व कैसा है। उसके डेकोरेशन के माध्यम से उसका व्यक्तित्व क्या होता है, दिखाई देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आंतरिक सज्जा जो होता है वह परिवार का आईना होता है। जैसे मान लो कोई जो है बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, तो वो डेकोरेट करते समय क्या करता है, धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक पोस्टर का, धार्मिक मूर्ति वगैरह का, इन सब का ज़्यादा यूज करेगा। तो इससे क्या, कोई मॉडर्न उसका है तो मॉडर्न चीज़ों से डेकोरेट करेगा। तो ये क्या होता है, परिवार का आईना होता है। इसको देख कर ही हमें डेकोरेट करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उस फैमिली का पता लग जाता है। तो हम कह सकते हैं यह क्या होता है, आंतरिक सज्जा परिवार का आईना होती है। और क्या होता है, आंतरिक सज्जा से क्या होता है, वातावरण अच्छा हो जाता है। कैसा, वातावरण अच्छा। जब हमारे घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित
बढ़िया ढंग से व्यवस्थित अरेंजमेंट मतलब बढ़िया होगा तो देख के क्या होता है, मन को उत्साह प्रसन्नता मिलती है, शांति का अनुभूति होता है और देखने में वातावरण कैसा लगता है, अच्छा लगता है। और क्या होता है, आंतरिक सज्जा के द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। क्या होती है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा, आंतरिक सज्जा के द्वारा। अब पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब हमारा घर बनके तैयार हो गया है तो हमको आंतरिक सज्जा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर को बढ़िया से सेट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर क्या, हमारे घर में फर्नीचर नहीं है तो मुझे फर्नीचर की आवश्यकता है ना कि, और घर खिड़की दरवाजे वगैरह पे पर्दे नहीं है तो मुझे पर्दे की आवश्यकता है। तो क्या होता है, हमको आंतरिक सज्जा करने के लिए हम पर्दा लाएंगे, बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर लाएंगे सेट करने के लिए उसको। तो क्या होता है, वो हमारी आवश्यकता की चीज़ है तो जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किससे, आंतरिक सज्जा से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इस तरह जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही यह उपयोगी होता है। आई बात समझ में, क्या होता है इससे रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकास होता है, हमारे संस्कृति का प्रदर्शन होता है, वास्तुशास्त्र का पालन करते हैं हम, और मकान जो रहने योग्य नहीं था उसको रहने योग्य बनाते हैं। और परिवार का यह आईना होता है, इसके डेकोरेशन के द्वारा हम परिवार के व्यक्तित्व को जान सकते हैं और वातावरण अच्छा प्रसन्नचित हो जाता है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ओके, आई बात समझ में, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ूं तो ये हुआ हमारे क्या, आंतरिक सज्जा का महत्व यानी उपयोगिता। अब जो हमारी आंतरिक सज्जा है इसमें कुछ चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें, आंतरिक सज्जा में कुछ चीज़ें हैं जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे इंटीरियर डेकोरेशन में। हम उनके बारे में एक एक करके समझेंगे। हमने क्या बोला कि आंतरिक सज्जा में हमारे कुछ चीज ऐसे हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम देखते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया, आंतरिक सज्जा में क्या महत्वपूर्ण है, किसकी भूमिका, पर्दे की। दूसरा हमारा क्या है, फर्नीचर की, फर्नीचर। और तीसरा हमारा क्या है, प्रकाश। जब हम आंतरिक सज्जा करते हैं तो हमें इन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना होता है। जैसे पर्दा, हमारा दीवार जो है लंबा है, दीवार बड़ा है, कमरा मतलब रूम हमारा बड़ा है तो हमको किस पर्दे का यूज करना चाहिए, या रूम छोटा है तो किस प्रकार के पर्दे का यूज करना चाहिए। फर्नीचर को हमको कहाँ अरेंज करें, कहाँ एडजस्ट करें जिससे वह देखने में अच्छा लगे, सेंटर में या साइड में। और प्रकाश, बिना प्रकाश के कोई भी डेकोरेशन हमारा अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है, बिना प्रकाश के, जैसे हमने बताया था ना कि रंग का स्रोत क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश से ही तो हम रंग को देख पाते हैं। उसी तरह हमारा डेकोरेशन, कोई भी डेकोरेशन है वह बिना प्रकाश के बेकार है। तो हमारी जो आंतरिक सज्जा इंटीरियर डेकोरेशन है इसमें तीन चीज़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, पर्दा, फर्नीचर और प्रकाश। अब एक एक करके हम सभी के बारे में समझेंगे। ओके, अब ये आप इनको हल्के में मत लीजिएगा कि ये क्या है, पर्दा, फर्नीचर। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपका रूम बड़ा है तो किस कलर के पर्दे का यूज करना चाहिए, या आपका रूम जो है, दीवार जो है प्लेन है तो उसमें किस टाइप के पर्दे का यूज करना चाहिए। तो इन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पर्दा। अब ये पर्दा क्या है, पर्दा आप सभी को, हर किसी को, आई थिंक जितने लोग हैं एवरीवन, हर किसी को पता होगा कि पर्दा क्या है। पर्दा हमारा जो है खिड़कियों पे, खिड़की और दरवाजे पर लगाया जाता है। किस लिए, ये इसको इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्दा हमारा खिड़की और दरवाजे पे लगाया जाता है, यानी विंडो और डोर पे पर्दे का यूज किया जाता है। ओके, अब ये पर्दा जो है ये क्या कार्य करता है, ये इसके भी कई महत्व है। पहला क्या है, पर्दा हमारा क्या करता है, सुंदरता यानी सौंदर्य, सुंदरता को बढ़ाना।
सुंदरता को बढ़ाना। और दूसरा क्या है, कमी को छुपाने के लिए भी हम पर्दे का यूज करते हैं, कमी को छिपाना। अब एक एक करके हम समझेंगे, पहले नोट कर लीजिए। कमी को छिपाने, सुंदरता को बढ़ाने का मतलब जैसे है कि मान लो खिड़की और दरवाजा लगा हुआ है, अब खिड़कियों पे आपके दरवाजा नहीं लगा हुआ, खुला हुआ है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा ना। बट उस पर हम दीवार के अकॉर्डिंग जो है अगर पर्दे का यूज करते हैं, कलरफुल पर्दे का या हल्के कलर के पर्दे का, तो क्या होगा, पर्दा लगाने से क्या होती है, खिड़की और दरवाजे की शोभा जो होती है बढ़ जाती है। तो पर्दा क्या करता है, सुंदर घर की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है। और क्या करता है, कमी को छिपाने का कार्य करता है। मान लो हम जिस रूम में बैठे हैं वो ठीक है, लेकिन पीछे वाले रूम में क्या है, सारे सामान बिखरे हुए हैं, वहाँ का जो वॉल पेंटिंग वगैरह है वो भी खराब हो चुका है। तो क्या होता है, हम पर्दा लगा देते हैं तो वो कमी नहीं दिखाई देगी। क्या होगा, कमी नहीं। खिड़की हमारी थोड़ा टूटी है, कहीं क्रैक हो गया है, पर्दा लगा देंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो कमी को छिपाने में भी पर्दे का यूज होता है। और किसके लिए, गोपनीयता के लिए। किसके लिए, गोपनीयता के लिए। अब गोपनीयता के लिए मतलब जैसे मान लो हम बैठ के खा रहे हैं, मेरे घर पे कोई आ जाता है तो पर्दा नहीं ले, डायरेक्ट दिखाई देता है कोई खाना खा रहा है, या कैसे भी कोई लेटा बैठा कैसे भी है, तो क्या होता है, सब दिखाई देगा ना। बट अगर हम पर्दा लगा लेते हैं तो हमारी गोपनीयता बनी रहती है। और फोर्थ क्या है हमारा, एकांतता। एकांतता की प्राप्ति होती है। जैसे गोपनीयता भी हमारा एकांतता, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको एकांत चाहिए, कंसंट्रेट होना है, पर्दा को कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे भी क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, कौन आया कौन गया इन सबको देखने में। तो हम पर्दा लगा देंगे तो इससे हमें एकांतता का आभास होता है। और क्या होता है, प्राकृतिक तत्वों से बचाव में भी पर्दा सहायक होता है। किससे, प्राकृतिक तत्वों से बचाव। अब प्राकृतिक तत्वों से बचाव में पर्दा कैसे सहायक होता है, जैसे प्राकृतिक तत्व हमारे क्या हो गए, धूप हो गया, ठंड हो गई, हवा हो गया, लू हो गया, प्रकाश हो गया। इन सारी चीजों से हमें ये क्या सुरक्षा प्रदान करता है। क्या, प्राकृतिक तत्वों से। अगर जैसे मान लो हम गर्मी के दिन में अपने रूम में बैठे हुए, खिड़की से क्या धूप आ रहा है, तो धूप बर्दाश्त नहीं होगा ना, तो हम झट से पर्दे को खींच देते हैं जिससे धूप ना लगे। या फिर ठंड आ रही है, ठंडक के मौसम में आप कितनों भी कहीं दरवाजा जरा सा भी कहीं खुलता है तो क्या हवा महसूस होती है, ठंड लगती है। तो पर्दा लगा देने से डायरेक्ट हवा नहीं आती, ठंड कम लगेगी। और हवा को भी ये रोकेगा तो ठंड कब लगेगी। लू हुआ, गरम गरम हवा चलती है, वो भी अंदर आता है तो गर्मी लगती है ना, तो उसके लिए भी। और प्रकाश, मान लो आप लेटे हुए रूम में तो बहुत ज़्यादा प्रकाश, क्या है, हम रात में जब सोने जाते हैं तो लाइट को ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, जिससे हमको सोने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसी तरह से यह प्रकाश को, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट फोकस आ रहा है तो हम पर्दा लगा देते हैं तो आँख पे फोकस नहीं लगता है और हम शांति से सो पाते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक तत्वों से बचाव करने में भी पर्दा हमारा क्या होता है, सहायक होता है। तो और क्या, कीट मक्खी मच्छर इन सभी से भी बचाव करता है। पर्दा लगा देंगे मच्छर भी नहीं आएंगे। देखते होंगे गर्मी के मौसम में जरा सा पर्दा हटा या दरवाजा खुला, तुरंत से मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो पर्दा हमारा क्या करता है, इन सभी से बचाव का कार्य करता है। तो ये तो हुई कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब हम देखेंगे जो हम लोगों का इम्पॉर्टेंट क्या है, पर्दों का चुनाव। हम इनके बारे में देखेंगे, पर्दों का चुनाव। तो जब हम इंटीरियर यानी आंतरिक सज्जा करते हैं तो हमको पर्दे का चुनाव करते समय भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम पर्दे के चुनाव करने का गुण हम में नहीं है तो हमारा घर अच्छा होते हुए भी देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसको जो चयन करने का गुण है वो मेरे अंदर नहीं है। मान लो कोई डार्क रूम है, उसमें पर्दा भी हम डार्क लगा देते हैं तो रूम क्या होगा, अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा, और रूम क्या होगा, और छोटा आकार में और छोटा दिखने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों
का ध्यान रख के बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखकर पर्दे का चुनाव करना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्दे का चुनाव करते समय ऑप्शन दे देगा, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसको देखिए। तो सबसे पहले पर्दे का चुनाव करते समय हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि पर्दे का रंग कैसा हो, पर्दे का रंग पक्का हो, रंग पक्का हो। पक्का हो का मतलब ये है कि पर्दा जैसे हमारा बाहर लगा हुआ है, हवा, धूप, धूल, हर एक चीज़ को वह सहन कर रहा है ना, तो अगर रंग उसका पक्का नहीं होगा तो क्या होगा, कलर डिस्कलर हो जाएगा। बाहर लगे या फिर धुलने से भी क्या होता है, पर्दे का रंग डिस्कलर हो जाएगा, तो वह देखने में अच्छा नहीं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्दे का चुनाव करते समय कि पर्दे का रंग जो हो वह पक्का हो। और गर्मी के मौसम में हमें क्या करना चाहिए, हल्के रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। किसमें, गर्मी में हल्के रंग का पर्दा, हल्के रंग का पर्दा। अब हल्के रंग का पर्दा क्यों, क्योंकि हल्का रंग जो होता है यह प्रकाश को कम अवशोषित करता है। क्या करता है, यह प्रकाश को कम अवशोषित करता है, जिससे गर्मी क्या होती है, कम लगती है। तो इसलिए गर्मी में हमें हल्के रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। और ठंड में हमें गहरे यानी चटक रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए, क्योंकि गहरा यानी चटक रंग जो होता है यह प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, जिससे यह गर्मी, जैसे क्या होता है ना कि ब्लैक कलर से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, या डार्क कलर नेवी ब्लू वगैरह कोई कलर है, सबसे ज़्यादा गर्मी तो ब्लैक कलर, क्योंकि ये प्रकाश को सबसे ज़्यादा क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो ठंड के मौसम में हमें गहरे रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, जिससे गर्म थोड़ा हमारे घर का वो क्या होता है, रूम थोड़ा गर्मी प्रदान करेगा। और पर्दे का तो चुनाव करते समय हमें समय किसका ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, कमरे के आकार का ध्यान रखना चाहिए, और किसका ध्यान रखना चाहिए, मौसम का। इन सभी का जो है पर्दे का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। समय का आकार, समय का मतलब जैसे कोई ओकेजन हो, कोई किसी अवसर पर हमको पर्दा किसी त्योहार के लिए खरीदना है, या शादी विवाह है, इसके इंटेंशन से पर्दा लेना है, तो इन सभी का हमको ध्यान रखकर पर्दा लेना चाहिए। और कमरे का आकार मतलब कमरे का आकार छोटा है तो हमें किस प्रकार के पर्दे का यूज करना चाहिए, बड़ा है तो किस प्रकार के पर्दे का यूज करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुसार हमने बताया कि गर्मी ठंडी में हल्के गहरे रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। ओके, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको इन बातों का नहीं जानकारी होगा तो आप क्या करेंगे, शॉप पे गए, पर्दा वो दिखाया, उसमें से जो सबसे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये पर्दा तो अच्छा, मान लो आपको डार्क कलर में पर्दा पसंद आ रहा है, काफ़ी डिजाइन वगैरह बना हुआ है, ये पर्दा बहुत अच्छा लग रहा है, उस समय तो आप उसको ले आते हैं। बट आपको पर्दे का चुनाव करते समय ये नहीं देखना कि कौन सा पर्दा अच्छा लग रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे रूम के अकॉर्डिंग, मेरे घर के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग कौन सा पर्दा उस पर अच्छा लगेगा। अच्छा पर्दा देख के नहीं लाना, अपने घर को, अपने रूम को, कलर को ध्यान में रखकर हमें पर्दे का चुनाव करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया समय। और क्या, छोटे, जैसे हमारा कमरा क्या है, छोटा है और कैसा है, अंधकार युक्त है, तो किस प्रकार के पर्दे का यूज करना चाहिए, हमें हल्के रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। किस प्रकार के, हल्के रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। अगर कमरा छोटा है और अंधकार युक्त है तो हमें हल्के रंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि हल्का रंग जो होता है उससे क्या होता है, प्रकाश को बढ़ाकर दिखाता है, उससे हल्का कलर का ही रहता है तो चीज़ें प्रकाशवान, रूम आपका प्रकाशवान लगेगा, और आकार को बड़ा करके भी हमारा हल्का रंग दिखाता है। हल्का रंग क्या करता है, ये आकार को जब प्रकाशवान लगेंगी तो चीज़ें और बड़ी भी दिखेंगी, अंधकार लगेंगी तो चीज़ें छोटी दिखेंगी। तो छोटे और अंधकार युक्त कमरे में हल्के रंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि हल्का रंग कमरे को, आकार को बड़ा प्रदर्शित करेगा और प्रकाश को प्रदर्शित करेगा। और अगर रूम बड़ा हो, क्या हो, रूम हमारा बड़ा रूम हो
और प्रकाश युक्त हो तो क्या करना चाहिए, ठीक इसका अपोजिट। अगर रूम बड़ा है, प्रकाश युक्त है, तो हमें गहरे रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। गहरा रंग क्या करेगा, आपका रूम उससे क्या होगा, थोड़ा एवरेज में दिखेगा, और प्रकाश युक्त कमरे में हमें गहरे रंग का, मतलब इसका अपोजिट यूज करना चाहिए। और बड़ा रूम है, प्रकाश युक्त है, तो गहरे रंग का, छोटा रूम और अंधकार युक्त है तो हल्के रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ूं, इसको मिटा देती हूं। और अगर हम बच्चों के रूम के लिए पर्दे का चुनाव कर रहे हैं तो पर्दा कैसा होना चाहिए, चलिए बच्चों के रूम का पर्दा कैसा होना चाहिए, या जो है गहरे रंग का होना चाहिए। किस रंग का, गहरे और चमकीले रंग का होना चाहिए। क्योंकि क्या, यह गहरा रंग जो है बच्चे के रूम का अगर पर्दा होगा तो ये क्या, आनंद का, आकर्षण का ये प्रदर्शन करता है। तो बच्चों के रूम का पर्दा कैसा होना चाहिए, गहरे रंग के, चमकीले रंग के होने चाहिए। और अगर शयन कक्ष है यानी बेडरूम है, शयन कक्ष का पर्दा कैसा होना चाहिए, शयन कक्ष का पर्दा जो है वो उसमें ठंडे रंग के पर्दे और प्लस हल्के रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। क्योंकि यह हमें क्या करता है, शांति का, आराम का आभास कराता है। कौन सा रंग, ठंडा रंग एवं हल्का रंग जो होता है, या सोने के लिए हमको शांति की जरूरत होती है ना, तो आराम महसूस, प्रसन्नता, शांति महसूस होना चाहिए। तो ये ठंडा रंग, हल्का रंग जो होता है, यह हमें किसका आभास कराता है, शांति का आभास कराता है। हमने आपको कलर के चैप्टर में ठंडे रंग के भी बारे में बताया था, गर्म रंग के भी बारे में बताया था। अब आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो आंसर इसका दीजिएगा, ठंडा रंग कौन सा है और गर्म रंग कौन से हैं। हमने कलर के चैप्टर में आप लोगों को बताया था। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ठंडे रंग कौन कौन से हैं और गर्म रंग कौन कौन से हैं। ओके, और यदि क्या होता है, जैसे अगर अगर कमरे के दीवार की जो पेंट है, क्या है, दीवार की पेंट क्या है, डिजाइनदार है। कैसी है, डिजाइनदार है। तो पर्दा कैसा होना चाहिए, तो पर्दा सादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए। अगर हमारे कमरे की जो दीवार है उस पर जो पेंट हुआ है अगर वो डिजाइनदार है, जैसे हमारे होता है ना, आजकल ट्रेंड में हमने बताया है कि दीवार पे ऐसे ऐसे करके डिजाइन, तरह के मतलब डिजाइन बने होते हैं, पेड़ पौधों के, पत्ती वगैरह का, कई तरह का मतलब डिजाइन हमारे दीवार पर बना होता है। तो अगर कमरे की दीवार जो है उस पर डिजाइन बना हुआ है तो पर्दा सादा होना चाहिए। क्यों कि अगर पर्दा भी आप डिजाइनदार ले लेंगे प्लस आपका रूम भी डिजाइनदार है, उस पर जो पेंटिंग हुआ है, तो सब क्या बहुत ज्यादा भरा भरा सा लगेगा, देखने में वो अच्छा है, किसी का आकर्षण नहीं रह जाएगा, ना तो आपकी दीवार को आकर्षित लगेगा और ना ही आपका पर्दा आकर्षित लगेगा। इसलिए अगर कमरे की दीवार डिजाइनदार है तो पर्दा सादा होना चाहिए। और अगर कमरे की दीवार सादी है, कैसी है, सादी यानी प्लेन है, तो पर्दा कैसा होना चाहिए, डिजाइनदार होना चाहिए, डिजाइनदार होना चाहिए। ओके, अगर दीवार प्लेन है तो हम छोटे छोटे नमूने और डिजाइन वाले जो पर्दे आते हैं, बड़े डिजाइन वाले जो पर्दे आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। मतलब एक ना एक, कोई ना कोई अपोजिट, या तो दीवार डिजाइन वाली होनी चाहिए या तो पर्दा डिजाइन वाला। ये नहीं होना चाहिए कि डिजाइनदार आपका दीवार भी है और डिजाइनदार आप पर्दा भी लगा दे, तो वो देखने में क्या अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। प्लस अगर जो नीचे आपके फ्लोर पे जो कालीन बिछी हुई है, कारपेट जो बिछा हुआ है, अगर कालीन क्या है, नमूनेदार है, तो पर्दा कैसा होना चाहिए, तो भी पर्दा हमारा सादा होना चाहिए।
यानी बिना डिजाइन का होना चाहिए। अगर हमारे जो कालीन है वो नमूनेदार डिजाइनदार है तो भी हमारा पर्दा जो है सादा होना चाहिए। नहीं तो पता चला दीवार पे भी डिजाइन बना हुआ, पर्दे पे भी डिजाइन बना हुआ, कि कालीन पे भी डिजाइन, ऊपर नीचे हर जगह डिजाइन ही डिजाइन, तो देखने में क्या लगेगा, वो बहुत ज़्यादा गजर मजर सा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या होता है, तो कालीन नमूनेदार है तो पर्दा भी हमारा सादा होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने देखा होगा सब सिंपल चीज़ें जो अगर बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह कर लो तो लोग उतना नहीं अच्छे जितना सिंपल में अच्छे लगते। तो उसी तरह से सिंपल अगर हमारा घर भी रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे लगेगा, बहुत ज़्यादा गजर मजर डिजाइन का यूज नहीं करना चाहिए। तो कालीन नमूनेदार है तो पर्दा सादा होना चाहिए। अगर और क्या है, अगर कमरे की दीवार क्या है, कमरे की दीवार छोटी है तो पर्दे का जो रंग है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्दे और दीवार का रंग क्या होना चाहिए, रंग सेम यानी समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे होता है ना कि छत बहुत नीचे लगी हुई, दीवार बहुत नीचे नीचे सी रहती है, तो अगर कमरे की दीवार छोटी है तो पर्दा और दीवार का रंग सेम होना चाहिए, यानी जो दीवार का रंग है उसी कलर में पर्दा भी होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लंबाई का आभास होगा, दीवार क्या होगा, बड़ा दिखेगा। तो इसलिए अगर दीवार छोटी है तो पर्दे और दीवार का रंग समान होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि अगर दीवार छोटी है तो पर्दे का रंग कैसा यूज करना चाहिए, तो पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए, दीवार के रंग में होना चाहिए। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। और अगर हमारे कमरे में जो दरवाजा लगा है, दरवाजा, उसकी अगर दरवाजे की लंबाई क्या है, लंबाई, दरवाजे या खिड़की की लंबाई अगर कम हो तो हमें किस प्रकार के पर्दे का यूज करना चाहिए, कम हो तो हमें लाइनदार, कैसा, सीधी एवं खड़ी रेखा वाले पर्दे का यूज करना चाहिए, सीधी एवं खड़ी रेखा वाले पर्दे का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अगर दरवाजे की लंबाई कम हो या खिड़की की लंबाई कम हो तो क्या हमें सीधी रेखा वाले यानी खड़ी रेखा वाले पर्दे का यूज, सीधी रेखा मतलब लंबवत रेखा, कौन सी रेखा, ये हमारी लंबवत रेखा है, और ये हमारी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। तो अगर लंबाई कम है तो हमें लंबवत रेखा वाले पर्दे का यूज करना चाहिए। हमने टेक्सटाइल में हम लोग पढ़ेंगे कि छोटी लड़की, बड़ी लड़की के लिए, मोटी लड़की या दुबली पतली लड़की के लिए किस प्रकार के कपड़े का यूज करना है। तो उसमें क्या दिया रहता है, अगर लड़की छोटी है तो उसको लंबवत रेखा वाले या लंबवत डिजाइनदार कपड़े का यूज करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी अगर खिड़की की लंबाई, दरवाजे की लंबाई कम है तो लंबवत रेखा वाले पर्दे का यूज करना चाहिए। और अगर दरवाजे और खिड़की की लंबाई क्या है, ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, तो हमें झालर यानी फ्रिल वाले पर्दे का यूज करना चाहिए, झालर और फ्रिल वाले पर्दे का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये लंबाई ज़्यादा है तो क्या होगा, ये क्या है, लंबाई ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम झालर यहाँ से लगा देंगे ऐसे तो क्या होगा, लंबाई का कम आभास होगा, या इसमें चुन्नट चुन्नट सी बनी रहे तो हमको क्या होगा, लंबाई का आभास कम लगेगा। अब ऐसे पूरी खड़ी थी, बड़ी दिख रही थी, अब इसमें झालर का यूज कर दिए तो क्या होगा, लंबाई कम दिखेगी। तो दरवाजे और खिड़की की लंबाई अगर ज़्यादा है तो हमें फ्रिल वाले यानी झालर वाले पर्दे का यूज करना चाहिए। और अगर हम पुरुषों के रूम के लिए पर्दे का चयन कर रहे हैं, किसके लिए,
पुरुषों के रूम के लिए अगर हम पर्दे का चयन कर रहे हैं तो पर्दा कैसा होना चाहिए? पुरुषों के रूम का पर्दा बड़े बड़े डिजाइन वाला होना चाहिए। कैसे? बड़े बड़े डिजाइन वाला होना चाहिए। किसका कमरा? अगर हम पुरुष के कमरे के लिए पर्दे का चयन कर रहे हैं तो बड़े बड़े डिजाइन वाला होना चाहिए। और महिला के रूम के पर्दे का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? महिला के रूम का पर्दा कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे डिजाइन में, छोटे छोटे डिजाइन में होने चाहिए। ओके, पुरुष के कमरे का पर्दा बड़े बड़े डिजाइन में और महिला के पर्दे का कमरे का पर्दा छोटे छोटे डिजाइन में होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बच्चों के लिए पर्दे का चयन कर रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। और बच्चों में किसके लिए? लड़के के लिए। मान लो वो लड़के का रूम है तो लड़के के रूम का पर्दा कैसा होना चाहिए? किस कलर में होना चाहिए? नीले रंग का होना चाहिए, नीला रंग। और अगर बच्चों का कमरे, लड़की का कमरा है तो कैसा होना चाहिए पर्दा? गुलाबी होना चाहिए, नारंगी होना चाहिए। होता है ना, जैसे हॉस्पिटल में आप लोग देखते होंगे कि अगर कई जगह, मतलब हॉस्पिटल में हर जगह तो नहीं बट कई कई जगह है कि अगर लड़का हुआ तो लड़के को किसमें करके लपेट के देते हैं ना। जब बच्चा होता है तो उसको, लड़का है तो उसको ब्लू कलर के टॉवल में लपेट, और अगर लड़की है तो उसको पिंक कलर में लपेट के देते हैं। तो उसी तरह से बच्चे के रूम का जो पर्दा भी, अगर लड़का है तो नीले रंग में, अगर लड़की है तो गुलाबी या नारंगी रंग के पर्दे का यूज करना चाहिए। तो ये तो हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें पर्दों का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए आपको इन सभी का ज्ञान नहीं है तो आपको मार्केट में गए, जो पर्दा अच्छा लगा उसे ले आए, बट जब आप उसको अपने घर पे लगाएंगे तो क्या होगा? वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे दीवार के, हमारे घर के, हमारे पेंटिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। इसलिए हमें इन सब का ध्यान रख के पर्दे का चयन करना चाहिए। ओके, तो पर्दों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर दीवार सादी है तो पर्दा डिजाइनदार हो, अगर दीवार डिजाइनदार है तो पर्दा भी कैसा होना चाहिए? सादा होना चाहिए। अब हमारे पर्दे से संबंधित कुछ शब्द हैं, वोकैबुलरी है, उनके बारे में हम देखेंगे। पर्दे से संबंधित शब्दावलियां, शब्दावली। ओके, पर्दों से संबंधित कुछ शब्दावली है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस अगेन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, यस। अब जैसे हमारा क्या है? पहला ड्रेपरी। ड्रेपरी क्या है? जैसे मान लो हम पर्दा लगाते हैं, क्या हुआ? पर्दा लगाते हैं। अब पर्दे को सुंदर दिखाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? अतिरिक्त कपड़ा जोड़ दे, जैसे वह साटन का हो या फिर कोई जिसमें चमकदार होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, या फिर उसमें झालर का यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? यही हमारा ड्रेपरी कहलाता है। उसमें अलग से उसकी सुंदरता को, आकर्षण को बढ़ाने के लिए हम उसमें अलग से कपड़ा जोड़ देते हैं और उसमें झालर वगैरह लगा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रेपरी कहते हैं। और सेकंड हमारा क्या है? कार्निश। क्या है? कार्निश। अब ये कार्निश क्या है? कार्निश मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा पर्दा है, इस रॉड के थ्रू ये लगा हुआ है। तो कार्निश क्या होता है? ये पर्दे का जो ऊपरी भाग यानी पाइप वाला जो हिस्सा है, इसको ढकने का कार्य करता है। कार्निश क्या होता है? पर्दे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसपे पर्दा जिसके थ्रू टंगा हुआ है, उसको ढकने का कार्य करता है। अब ये चाहे आपका प्लास्टिक हो सकता है या
लकड़ी का हो सकता है, मतलब किसी भी धातु का यह हो सकता है। तो पर्दे के ऊपरी हिस्से को यानी जो रॉड होता है, जो पाइप होता है, उसको ये क्या करता है, ढकने का कार्य करता है, ढकने का कार्य करता है। ये किसका हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, या किसी भी धातु का हो सकता है। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्निस कहते हैं। और ब्लाइंड वेनिस, ब्लाइंड वेनिस। अब ये ब्लाइंड वेनिस क्या है, ब्लाइंड वेनिस जैसे आप क्या देखे होंगे इस टाइप के पर्दे को, कि क्या होता है, आपका ये पर्दा है, मान लो ये क्या है, ये पर्दा है, और उसमें ऐसे ऐसे करके लगा रहता है, क्या होता है ऐसे, और यहाँ पे डोरी होती है, ये क्या होती है, डोरी होती है। इस डोरी को जो हम खींचते हैं तो क्या होता है, पर्दा खुल जाता है, छोड़ते हैं तो पर्दा बंद हो जाता है। तो देखा होगा आपने, इसको हम ऐसे हाथ से टच करके भी ऐसे करके देख सकते हैं, बाहर के सीन को ऐसे कर देंगे खुल जाएगा, बाहर को देख सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो पर्दा होता है, ये डोरी की सहायता से खींचने पर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड वेनिस। ये डोरी की सहायता से खुलता है। जैसे आपके होटल में या ऑफिस वगैरह में इस पर्दे का ज़्यादा यूज होता है। ये किसका हो सकता है, ये आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, गत्ते का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है। इस तरह से ये कई प्रकार का होता है। कहाँ यूज किया जाता है, पर्दे, इस पर्दे का यूज, ब्लाइंड वेनिस का यूज ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, हमारे ऑफिस में, हमारे होटल वगैरह में किया जाता है। ओके, ट्रेन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी स्लीपर की बोगी या जनरल होती है, उसमें क्या होता है, इस टाइप की खिड़की लगी होती है ना, ऐसे करके उसमें ऐसे ऐसे करके लगा होता है, जिसके थ्रू आप बाहर देख सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, उसको ब्लाइंड वेनिस। ओके, तो ये ड्रेपरी हो गया हमारा, कार्निस हो गया, कार्निस पर्दे के ऊपरी पाइप वाले भाग को ढकने के लिए, ड्रेपरी पर्दे में अतिरिक्त कपड़ा लगाया जाता है उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ब्लाइंड वेनिस ये क्या होता है, डोरी की सहायता से खुलता और बंद होता है, ये गत्ते का होता है, प्लास्टिक, इन सभी का होता है। अब आगे कुछ शब्दावलियां हैं, हम पूछा भी जाता है ड्रेपरी क्या है। ओके, तो इसको आप समझे रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना क्या होगा, इजी होगा। बैलेंस क्या है हमारा, बैलेंस पेलमेंटास, पेलमेंटास ये क्या है, बैलेंस पेलमेंटास क्या होता है, इसमें क्या होता है, पर्दे के ऊपरी भाग पर झालर, ये पर्दा है हमारा, तो इसके पर्दे के ऊपरी भाग पर क्या होता है, झालर लगा होता है, क्या होता है, झालर लगा होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस पेलमेंटास बोलते हैं। टेपेस्ट्री, और हमारा क्या है, टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री ये क्या हमारा होता है, हमारे पर्दे के ऊपर, यानी हमारे पर्दे के आकर्षण को बढ़ाने के लिए, या पर्दा हमारा गंदा ना हो, धूल वगैरह से बचाने के लिए, पर्दा गंदा ना हो, उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए, धूल से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टेपेस्ट्री का यूज करते हैं। टेपेस्ट्री क्या होता है, हमारे पर्दे के बाहर साइड से, यानी बाहर के साइड से, यानी बाहर की तरफ से क्या होता है, एक कपड़ा होता है जो लगा रहता है, जिससे हमारा पर्दा गंदा नहीं होता। तो टेपेस्ट्री क्या होता है, गंदा होने से, किसको, पर्दे को गंदा होने से क्या करता है, बचाता है, धूल से बचाता है, और क्या करता है, आकर्षण को
बढ़ाता है। तो यह पर्दे के बाहर के साइड से एक कपड़ा लगा होता है जिसे हम टेपेस्ट्री कहते हैं। इसको लगाने से हमारे पर्दे गंदे नहीं होते क्योंकि धूल आदि पर्दे में नहीं लग पाते हैं। तो टेपेस्ट्री बाहर से एक कवर का काम करता है। ये बाहर की साइड से पर्दे के एक कपड़ा होता है जो लगाया जाता है। अब इसके बाद गोल्डन अलबाका क्या है? अल्बा गोटा या गोल्डन अलबाका, ये भी क्या है? हमारा पर्दे से संबंधित शब्दावली है। क्या है? अल्बा गोटा या गोल्डन अलबाका। ये क्या होता है? ये फर्नीचर के स्थान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? फर्नीचर के स्थान से संबंधित होता है, संबंधित होता है। इसका मतलब ये है कि ये फर्नीचर को हम साइड में स्टैंड करें या सेंटर में स्टैंड करें तो ये फर्नीचर को साइड या सेंटर में स्टैंड करने का कार्य करता है। क्या करता है? फर्नीचर को हम सोचते हैं ना कि साइड में स्टैंड करें या सेंटर में स्टैंड करें, तो यही करने का कार्य हमारा अल्बा गोटा यानी गोल्डन अलबाका करता है। या फर्नीचर से संबंधित है या फर्नीचर को स्टैंड करने का कार्य करता है। और ये हमारा अल्बा गोटा है। और चिक हम किसे कहते हैं? चिक भी हमारा जो है एक प्रकार का पर्दा है। कैसा पर्दा है? यह बेत का पर्दा होता है। किसका पर्दा होता है? बेत का पर्दा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि मंदिर में लगा होता है या आश्रम वगैरह में बेत का पर्दा लगा होता है। तो चिक हमारा क्या है? बेत का पर्दा होता है जो मंदिर और आश्रम में ज़्यादातर यूज किया जाता है। और स्वैग, लास्ट हमारा क्या है? स्वैग। ये स्वैग क्या है? जैसे ये हमारा क्या हुआ? इस तरह से ये पर्दा हो गया। यहाँ हमारा क्या होता है? ऐसे पर्दा लाके यहाँ बंधा हुआ सा रहता है, यहाँ से लटका। तो इस प्रकार के पर्दे की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? स्वैग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वैग। जो पर्दा ऐसे आके यहाँ पे ऐसे बंधा रहता है, नीचे ऐसे लटका रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वैग। इस प्रकार की पर्दे की व्यवस्था को हम स्वैग कहते हैं। इस तरह से हमने चिक पढ़ा। चिक क्या है? बेत का पर्दा है। और अल्बा गोटा के बारे में पढ़ा, स्वैग के बारे में पढ़ा, टेपेस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? पर्दे से संबंधित है, यानी आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित ये हमारी कुछ शब्द हुए। ओके, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा? आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा हमारा क्या है? घर को रहने योग्य बनाना क्या है? आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा क्या करता है? यह हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे घर के आकर्षण को बढ़ाता है। यह गोपनीयता प्रदान करने का कार्य प्रदान करता है। और क्या? एकांतता प्रदान करता है। और क्या? संस्कृति का प्रदर्शन करता है। और क्या है हमारा आंतरिक सज्जा? क्या है? ये वास्तुशास्त्र की एक शाखा होती है। ओके, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आंतरिक सज्जा में 3 चीजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर्दा हो गया, जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और फर्नीचर हो गया, और प्रकाश। ये चीजें तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसमें? इंटीरियर डेकोरेशन में। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।